नमस्कार प्यारे साथीगण, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार और अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। हाँ प्यारे दोस्त, शनिवार के दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि वो शेड्यूल नहीं हो पाई थी, इस कारण से सैटरडे के दिन मैंने क्लास नहीं ली। ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल का जो टॉपिक है, और इस टॉपिक को फिर हम आगे अच्छे से पूरा करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छे, क्या बात है। एक बार सभी अपने हालचाल बता दें, देन हम इस क्लास को शुरू करें। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हाँ, आप मुझसे पूछेंगे सर कितने टॉपिक बचे हैं, मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूँ, है ना, क्योंकि आप पूछें उसके पहले ही मैं एक बार आपको बता दूं कि कितने टॉपिक बचे हैं भाई। AWTPO में अब आपका अगला टॉपिक है ना, इस टॉपिक के कल हमारे MCQ होंगे, है ना, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के आएंगे, कल इसके हम MCQ पूरे कर लेंगे। अगला टॉपिक जो आपका मैं चलाने वाला हूँ वो हो जाएगा फिर आपका हाँ, अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे मतलब परसों से, तो परसों जो टॉपिक होगा आपका वो टॉपिक होगा HCl एंड H2SO4, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इसके बाद में एक टॉपिक ये है, फिर इसके बाद अगला चलेगा परमाणु संख्या, एवं प्रतीक, ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड सिंबल। और फिर इसके बाद अगला टॉपिक जो आपका चलेगा वो अंतिम टॉपिक होगा रिएक्शन और प्रतिक्रिया, ठीक है। तो HCl H2SO4 का हो जाएगा, उसके MCQ करा देंगे, फिर दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, दोनों के एक साथ MCQ कर लेंगे, परमाणु संख्या और रिएक्शन। तो उम्मीद है ना बेटा, PYQ के साथ ही MCQ आपके आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। कपिल जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नेहा गुड मॉर्निंग, अंशुल भाई गुड मॉर्निंग, हिमांशु वेरी गुड मॉर्निंग, विपिन भाई गुड मॉर्निंग, मैं भी ठीक हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज से PDF दीजिए बेटा, प्योर इंग्लिश में या प्योर हिंदी में नहीं मिल सकता संदीप। ये देखो, दोनों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, कुछ को सिर्फ इंग्लिश में चाहिए, कुछ को सिर्फ हिंदी में चाहिए। अगर ऐसे हर बच्चे की हम अगर डिमांड पूरी करने लगे तो हमारे ऑप्शन में सिर्फ 2 PDF अपलोड हो सकती है। अब आप खुद सोचिए कि जब क्लास के नीचे 2 हो सकती है, तो एक हिंदी की अलग, एक इंग्लिश की अलग, एक बाइलिंगुअल अलग, एक बोर्ड PDF अलग, तो ये 4-5 PDF हो जाएगी, और इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप सिर्फ इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो भाई ये चीज ध्यान रखिए। ऐसे चैप्टर के MCQ बेटा, एसिड में मैं आपको H2SO4 और HCl पढ़ाने के बाद उसके MCQ करवाऊंगा। बाकी एसिड बेस और सॉल्ट एक नॉर्मली जो पूरा चैप्टर है वो मैं ऊपर करवा चुका हूं। सिर्फ HCl के बारे में और H2SO4 के बारे में अगला जो अपना टॉपिक होगा वो यही होगा। कल इस टॉपिक के MCQ होंगे, आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, हम बैटरी की बात करते हैं, केमिकल की बात करते हैं, तो ये तो नॉर्मली एक वर्ड है, ठीक है, कि व्यावसायिक उद्योग। देखो सीधी सी बात है, हम बैटरियों का यूज क्यों करते हैं, जो हमारी बैटरीज होती हैं हम उसका यूज कहाँ करते हैं। कि सर बैटरियों का उपयोग तो हम नॉर्मली कहाँ देखने को मिल जाता है, बैटरी का आपका यूज, जो बैटरी होती है उसका बड़े पैमाने पर उपयोग कहाँ पर होता है, तो बैटरी का बड़े पैमाने का उपयोग कमर्शियल होता है, ठीक है, या फिर आप जैसे मोबाइल में कर सकते हैं, आप लैपटॉप में यूज कर सकते हैं भाई, आप EV जितने भी वाहन हो गए, EV व्हीकल हो गए, उनमें यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज जो बैटरियां यूज हो रही हैं, मोबाइल फोन बिना बैटरी के चल रहा है क्या, कि सर नहीं चल रहा है। तो बड़े पैमाने पर जो बैटरी होती है या जो सेल होते हैं, या जिन्हें वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब होता है कमर्शियल, आज जितनी भी बड़े पैमाने पर आप सेल देखते हैं, क्या सब इंसान अपने घरों में यूज करता है कि नहीं सर। कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब व्यवसाय के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आज इतने बड़े पैमाने पर बन रहे हैं, उनके अंदर क्या डल रही है कि सर बैटरी, मोबाइल बैटरी, लैपटॉप बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, ट्रैक्टर ट्रक गाड़ियां नॉर्मली उनमें क्या होती है, बैटरी। कहीं भी जाए, रिमोट चलाना है भैया तो बैटरी, है ना, टॉर्च चलानी है तो बैटरी, कहीं भी चले जाओ बिना बैटरी वाली चीज तो पॉसिबल। मतलब दिन भर में आज तक मुझे ऐसा लगता होगा कि दुनिया में 95% इंसान ऐसा होगा जो पूरे दिन में अगर किसी भी ऐसा एक उपकरण यूज ना करता हो जिसमें बैटरी ना हो। 95% पीपल, है ना। 5% में इसलिए छोड़ देता हूं कि हो सकता है कोई जनजाति लोग हों, कोई ट्राइबल लोग हों, उनको काम ही नहीं है भैया, ना वो मोबाइल चलाते हैं, ना उनके पास में कोई ऐसा संसाधन है। लेकिन दुनिया, हर 100 में से 95 लोग दिन भर में किसी न किसी प्रकार की बैटरी का उपयोग जरूर करते हैं। इन्हें बैटरी कहा जाता है।
व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक गैल्वेनीकृत सेल श्रेणीबद्ध रहते हैं बैटरी कहलाते हैं। गैल्वेनाइजेशन सेल होते हैं। अभी आप कोई बच्चा बोल रहा होगा सर यहाँ इंग्लिश है, इसका कोई भी यहाँ से कोई प्रश्न बनना ही नहीं है। मैंने तो बस ये बताया इसमें कि जो बैटरी होती है उसके यूज कहाँ पे है, बाकी इसके आगे की आपकी सारी इंग्लिश आपको मिलेगी, हमें यहाँ से पढ़ना है। देखो बैटरी अगर हम बात करते हैं तो बैटरियां दो तरह की होती हैं। जब भी हम बैटरी की बात करेंगे, जब भी हम सेल की बात करेंगे, तो बैटरी कितने तरह की निकल के आएगी? दो तरह की। एक बैटरी निकल के आती है प्राइमरी बैटरी। कौन सी आती है? प्राइमरी, जिसे आप प्राथमिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक या प्राइमरी। और एक होती है सेकेंडरी। अब देखो ये समझाने के लिए मैं वर्ड लिख रहा हूं। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी। क्या सर जो सेकेंड हैंड हम खरीदते हैं उस बैटरी को सेकेंड बोलते हैं क्या? नहीं भाई, ऐसी बैटरियां जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी, आप मोबाइल में रोज चार्जिंग खत्म होने के बाद नई बैटरी डालते हो क्या? कि सर भाई कंगाल हो जाएंगे हम तो, खेत बेचने पड़ जाएंगे, है ना, घर बेचने पड़ जाएंगे अगर रोज बैटरी बदलेंगे तो मोबाइल की बैटरी आप क्या करते हैं? रीयूज करते हैं, मतलब रोज चार्जिंग करते हैं, डिस्चार्ज हो जाती है विद्युत ऊर्जा केमिकल में, फिर केमिकल वापस में आपकी विद्युत में बदल जाती है। जैसे ये हो गया आपका इन्वर्टर की बैटरियां चार्जेबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरियां चार्ज, तो ऐसी बैटरियां जिन्हें हम बार बार चार्ज करके उपयोग में लाते हैं वो हमारी सेकेंडरी बैटरी होती है। कौन सी होती है? सेकेंडरी। और जो यूज एंड थ्रो पर बेस्ड होती है, किस पे बेस्ड होती है? यूज एंड थ्रो, है ना, उपयोग करो और फेंक दो, है ना, उपयोग करो और फेंक दो मतलब सिंगल यूज होगी। यूज एंड थ्रो का मतलब क्या होता है? सिंगल यूज, बस एक बार प्रयोग में आता है। जैसे आप डिस्पोजल में चाय पीते हैं, क्या उस डिस्पोजल को दुकानदार वापिस से धो के रख लेता है? क्या नहीं सर, वो तो फेंक देता है। पानी का डिस्पोजल, चाय के डिस्पोजल सिंगल यूज होते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में जो घड़ी होती है, जो रिमोट होते हैं, उनके अंदर जो सेल डाले जाते हैं वो प्राइमरी सेल होते हैं, जो यूज एंड थ्रो के ऊपर बेस्ड होते हैं। यूज एंड थ्रो का मतलब होता है भैया उपयोग करो और फेंक दो। जैसे मैं आपको दो तरह के सेल दिखा देता हूं, यूज एंड थ्रो वाले भी और वो वाले भी, है ना दोस्त। अगर मैं आपको ये बताऊं जैसे कि ये मेरे पास एक कंपनी है एवर रेडी, इसका एक सेल है, ठीक है, ये वाला। और एक सेल मेरे पास ये है। अब दिखने में ये दोनों सेल आपको ऐसा लग रहे होंगे यूज एंड थ्रो वाले हैं, लेकिन दोस्त ये जो सेल है ना हमारे पास में, जो हमारे माइक में लगता है, ये चार्जेबल सेल है। कैसा सेल है? चार्जेबल, मतलब इसे बार बार चार्ज करके हम यूज कर सकते हैं। और ये यूज एंड थ्रो वाला सेल है, मतलब ये सस्ता मिलता है दुकानों पर, 10-15 रुपए 20 रुपए अधिकतम में मिल जाता है। इस एक सेल की कीमत 400 से 500 रुपए जाती है। कितनी जाती है? 400 से 500, क्योंकि ये रिचार्जेबल है। इसकी एनर्जी पावर बैकअप ज्यादा होता है, कंटिन्यूअसली बड़े काम के लिए 7-8 घंटे तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ये अगर मैं अपने इसमें डालूं, इसमें भाई माइक के अंदर, तो ये मुश्किल से 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगी, है ना। मतलब एक तो इसका यूज लंबा नहीं कर सकते, लेकिन छोटी चीजें जहां पर यूज करना, लेकिन दोनों सेम टेक्नोलॉजी पर, दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। बस डिफरेंशिएशन ये है कि इनको बनाने की तकनीक अलग अलग है। क्या अलग अलग है? इन दोनों को बनाने की टेक्नोलॉजी अलग अलग है, तकनीक अलग अलग है। ऐसे सेल के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों को ही ध्यान में रख करके, है ना, इनको डिजाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। आज हम इन्हीं सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। विद्युत अपघटन में सबसे मेन चीज बैटरी ही होती है। बैटरी या सेल के दो टाइप हैं, टू टाइप ऑफ बैटरी। पहला होता है प्राइमरी सेल, वे विद्युत रासायनिक सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार होती है ना। केमिकल जो रिएक्शन आप करने जाएंगे वो कितनी बार होगी? सिर्फ और सिर्फ एक बार होगी, याद रखिएगा, है ना। दोस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच केमिकल रिएक्शन टेक्स वन, है ना, याद रखिएगा, प्लेस ओनली वन, है ना, या प्लेस ओनली वंस, याद रखिएगा, सिर्फ एक बार होगी। अगर आप इनमें एक बार रासायनिक क्रिया करके या एक बार इन्हें क्या कर सकते हैं? एनर्जी दे सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं, है ना। उपयोग के पश्चात सेल आवेशहीन हो जाता है, फिर इस दोबारा यूज नहीं कर सकते, है ना। तो याद रखिएगा प्राथमिक सेल कहलाते हैं। अगर एक बार उपयोग किया, ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। लॉन्ग टाइम में भी सेकेंडरी सेल यूज एंड थ्रो हो जाते हैं। लॉन्ग, देखो देखो सीधी सी बात है, लॉन्ग टाइम में बेटा होता क्या है, हर एक चीज की उम्र होती है ना। यूज एंड थ्रो का मतलब ये नहीं होता लॉन्ग टाइम में यूज एंड थ्रो हो गया, फिर तो दुनिया में कोई भी चीज सेकेंडरी सेल का भी हो। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? जैसे ये सेल मैं लेके आया हूं तो ये कम से कम 1 साल चलेगा, 1 साल तक यूज कर रहे हैं, रिचार्जेबल, बार 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 उपयोग में ला रहे हैं, लगभग 1 साल तक ये चल जाते हैं। उसके बाद फिर हमें लाने पड़ते हैं नए सेल। तो भाई कहां पर एक दिन 15 मिनट में एक सेल मुझे फेंकना पड़ेगा अगर मैं माइक में डालूंगा नॉट रिचार्जेबल वाला, है ना, जो वापस से रिचार्ज नहीं हो सकता।
वो एक ही बार यूज हो रहा है, जो एक से अधिक बार प्रयोग में आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि भैया आगे चल के तो फेंकना पड़ेगा तो वो भी प्राइमरी होगा, ऐसा नहीं होता है ना। आप अपनी मानसिक लेवल को थोड़ा विकास करिए, विकसित करिए। भाई मैंने ये हर एक चीज क्यों, ये वैसे तो इंसान की भी उम्र होती है, फिर क्यों कमाना, है ना। अगर आपके जवाब के लिहाज से मैं अगर आपको जवाब दूं, इंसान को भी एक दिन आए हैं, मर जाना है। हम क्यों कमाते हैं, क्यों मेहनत करते हैं? अच्छी लाइफ जीने के लिए, क्योंकि हम जब तक जिएंगे तब तक तो अच्छा जिए, है ना। मर जाएंगे एक दिन तो वैसे भी, तो फिर वैसे तो फिर दुनिया में कोई चीज है ना सर्वाइव ही नहीं कर सकती। आपका अगर थॉट ले ले हम तो ऐसा नहीं होता दोस्त, याद रखिएगा, है ना। ये सेल रिचार्जेबल नहीं होते तथा केवल एक बार, सिर्फ सिंगल यूज होंगे, यूज एंड थ्रो। भाई याद रखिएगा, केवल एक बार प्रयोग हो सकते हैं, बार बार नहीं। इन्हें आप तब तक प्रयोग कर सकते हैं जब तक इनके अंदर का मटेरियल खत्म नहीं हो जाता या वो काम करना बंद नहीं कर दे, है ना। जैसे मोबाइल फोन लेते हो, 3-4 साल तक उसकी बैटरी का कुछ नहीं बिगड़ता, उसके बाद खराब होती है। लेकिन सोचो कि अगर आपकी डिस्चार्ज हो जाती तो रोज की एक बैटरी चाहिए होती है आपको, मतलब साल की लगभग 360 बैटरियां चाहिए होती। वैसे 4 साल में एक बार बैटरी बदली है अपने, तो 4 साल में एक बार बैटरी बदलना फायदेमंद है कि रोज की एक बदलना फायदेमंद है? उम्मीद है बात समझ में आई होगी, है ना। दिस सेल आर नॉट, है ना, रिचार्जेबल एंड यूज्ड ओनली वंस। इन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता और केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या ऐसे सेल कौन कौन से होते हैं? आइए एग्जांपल के तौर पर, ये कुछ सेल आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ सेल, है ना, दिखने में एक जैसे होते हैं ये, है ना। जैसे इस तरह की बैटरियां आती थी, कुछ इस तरह की बैटरियां रिचार्जेबल भी आती है, कुछ इस तरह के सेल रिचार्जेबल भी आते हैं, लेकिन कुछ नहीं आते, कुछ सिंगल यूज होते हैं। ऐसे बड़े सेल पुराने समय में रेडियो आते थे, उन रेडियो के अंदर ये इस टाइप के सेल डलते थे, जैसे ड्राई सेल, शुष्क सेल, गैल्वेनिकृत सेल या डेनियल सेल, मरकरी सेल या पारा सेल। ये 3-4 सेल ऐसे हैं, है ना, याद रखिएगा। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। ये यूज एंड थ्रो है कि सर ये मरकरी सेल कैसा आता है? ये ऐसा सिक्के जैसा सेल देखा होगा, घड़ी के अंदर लगता है आज भी, तो घड़ियों के अंदर इसी प्रकार के सेल लगते हैं जिन्हें हम पारा या मरकरी सेल कहते हैं, या नॉर्मली लैंग्वेज में हम इन्हें बटन सेल कहते हैं। और बाकी के ये सेल आप देख सकते हैं, ये इसी तरह के हैं। अगर कोई रिचार्जेबल है तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा, कोई रिचार्जेबल नहीं है तो वो प्राइमरी। कोई भी ऐसा सेल जो दोबारा यूज नहीं कर सकते वो प्राइमरी होगा। सेकेंडरी में भाई वे सेल जिन्हें निरावेशन के बाद, मतलब अगर डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद में विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित रिचार्ज किया जा सकता है, उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। दो सेल विच कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रॉनिक करंट आफ्टर डिस्चार्ज और कॉल्ड सेकेंडरी सेल। इन सेल को हम बार बार यूज में ला सकते हैं, है ना। अगर आप चाहें तो इनके बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार इनको प्रयोग में ला सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो प्यारे दोस्त, उम्मीद है ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। सेल में डिफरेंशिएशन आपने कर लिया होगा, है ना। देखो दोस्त, आप इनको भूल जाएं। देखो प्राइमरी का मतलब एक ऐसे, या तो प्रथम एक बार यूज हो, सिर्फ प्रथम बार यूज हो, बार बार। सेकेंडरी का मतलब हर दूसरी बार चार्ज करके उपयोग में ला सकते हो, तो द्वितीयक सेल। नाम से स्पष्ट हो जाएगा, है ना। सेकंड बार यूज कर लो, फिर सेकंड बार यूज कर लो, फिर सेकंड बार यूज कर लो, तो सेकेंडरी सेल। जिन्हें चार्ज करके बार बार प्रयोग किया जा सकता है वो सेकेंडरी सेल के अंतर्गत देखे जाते हैं। अब बात करते हैं इन्हें प्रतिवर्ती, है ना, सेल, भंडारण सेल, इन्हें क्या क्या कहा जाता है? इन्हें प्रतिवर्ती सेल, भंडारण सेल, संचायक सेल के रूप में भी जाना, ये सब इसके नाम है। दे ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल सेल, है ना। रिवर्सिबल का मतलब आपने विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, फिर रासायनिक को, है ना, विद्युत में। स्टोरेज, भंडारण, जैसे इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? लाइट चली जाती है तो आपके घरों में लाइट रखता है क्या? हाँ सर। तो उसने क्या करा? उसने स्टोर करके रखा, भंडारण करके, इसीलिए स्टोरेज सेल। एक्यूमुलेटर सेल, हिंदी में इन्हें संचायक, वही स्टोरेज वाला। तो किसी चीज को एक्यूमुलेट करके रखना, स्टोर करके रखना, बार बार यूज करना, तो है ना दोस्त, याद रखिएगा इस तरह से भी इन्हें, इसके नाम है, अन्य नाम है, इसे जाना जाता है। क्योंकि ये सेल एक प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, इधर भी जा रहा है और वापस से इधर भी आ रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जब विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वापस से उसे भाई चार्ज होना होता है, तो विद्युत को रासायनिक में, तो रासायनिक से विद्युत, विद्युत से रासायनिक। लेकिन जो प्राइमरी सेल होते हैं वो वन डायरेक्शनल, जो केमिकल एनर्जी उनने स्टोर कर रखी है उसको वो विद्युत में बदल देंगे, दोबारा आप उसका यूज नहीं कर सकते, तो वो यूज एंड थ्रो पर बेस्ड है। देखो हमने अभी तक सेल के बारे में पढ़ा। बैटरी, बैटरी मतलब जो मानव के उपयोग में लाई जाए, वाणिज्यिक बैटरी कह सकते हो, वाणिज्यिक सेल कह सकते हो, कमर्शियल सेल कह सकते हो। इनके दो टाइप थे, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ सिंगल यूज कर सकते हैं, सिंगल बार वो चार्ज होते हैं, बार बार चार्ज नहीं होते, ठीक है। कोर्स कब तक होगा मैंने इसी क्लास में शुरू में बता दिया, आप जाकर देख लो, ठीक है।
और भाई अगर दूसरी बात करूं तो फिर क्या होता है, दूसरी बात में अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो भैया सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज सेल, भंडारण सेल, संचायक सेल, है ना। दोस्त याद रखिएगा, संचायक को क्या बोल सकते हैं, स्टोरेज सेल। एक्यूमुलेटर सेल का मतलब क्या हो जाएगा भैया, तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, इनको इसी तरह से प्रतिवर्ती, संचायक, भंडारण सेल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये बार बार चार्ज हो सकते हैं और इस चीज को हम यहां पर देख सकते हैं। अब मैं आपको यहां से थोड़ा आगे लेके चलता हूं, जैसे कि फॉर द एग्जांपल इस तरह की इन्वर्टर बैटरी आपने देखी होगी, है ना, जैसे कि सीसा संचायक सेल, है ना, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी बोलते हैं जिसको, सीसा संचायक सेल। निकल कैडमियम सेल होता है, तो निकल कैडमियम सेल इसमें आता है। लिथियम आयरन सेल जो आप अक्सर, है ना, लिथियम आयरन बैटरी की जो बात करते हो ना, वो इसी में आते हैं। तो मोबाइल फोन में लिथियम आयरन होती है, लैपटॉप में लिथियम आयरन होती है, आजकल ईवी व्हीकल में लिथियम आयरन, इस तरह की बैटरियां जो होती हैं बड़ी बड़ी, जिनके अंदर मुख्य रूप से सीसा संचायक सेल बोलते हैं जिनको, ऐसी बैटरियां इन्वर्टर के साथ में आती थी, आपने देखी होंगी। आज भी इन बैटरियों का उपयोग बड़े पैमाने पर इन्वर्टर के तौर पर किया जाता है। अब अगर मैं इन्वर्टर बैटरियों की आपसे बात करता हूं, या ये बैटरियां कैसी होती हैं, एक एक करके इन बैटरियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया मरकरी सेल में कौन सा रसायन भरा होता है, अब भाई साहब मरकरी सेल के बारे में जानते हैं तो वैसे आंसर तो मरकरी से आप पकड़ लेंगे, लेकिन ये पूछ लिया कि कौन सा केमिकल मरकरी सेल के अंदर बहुत होता है ना, कौन सी क्रिया होती है, एनोड पे कौन सी धातु जाती है, कैथोड पे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से डीप बन सकते हैं। आइए देखते हैं, है ना। सबसे पहले ड्राई सेल, देखो जितने भी ड्राई सेल होते हैं, शुष्क सेल होते हैं, ये याद रखिएगा, इन्हें मुख्य रूप से एक नाम से जाना जाता है, लेक्लांसे। तो कभी आपसे पूछे लेक्लांसे सेल कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ड्राई सेल को ही लेक्लांसे सेल कहा जाता है। ये मेनली प्राइमरी सेल होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। देखना दोस्तों, इसका उपयोग मुख्य रूप से घड़ी हो गई, है ना, ट्रांजिस्टर हो गए, टॉर्च हो गई, कैलकुलेटर हो गए, खिलौने हो गए, फ्लैश लाइट हो गई, टेप रिकॉर्डर हो गए, इन सभी में यूज करते हैं, ठीक है। कहां करते हैं, इन सभी के अंदर। तो इनका मेनली यूज कहां किया जाता है, दोस्त याद रखिएगा, जैसे ट्रांजिस्टर, टॉर्च, खिलौने, कैलकुलेटर, फ्लैश लाइट, रिकॉर्डिंग, और रिमोट से चलने वाली कार देखी होगी आपने, ये खिलौना होता है। तो इन खिलौनों के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है, ऐसे ड्राई सेल होते हैं, शुष्क सेल, या यूज एंड थ्रो पर बेस्ड होते हैं पूरे के पूरे। तो एक मेन चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो शुष्क सेल होते हैं, ड्राई सेल होते हैं, इन्हें लेक्लांसे सेल कहा जाता है। भाई ये प्राइमरी सेल होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं, यूज एंड थ्रो पर बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं, यूज एंड थ्रो पर बेस्ड होते हैं। मैं इनकी इमेज भी दिखाऊंगा आपको और समझाऊंगा। जैसे आप ये बैटरी देख पा रहे हैं, ऐसे एवरेडी के, है ना, बहुत सारे अलग अलग सेल आते हैं। अब देखो इनके बीचों बीच एक यहां पर एक इस तरह से एक रोड होती है जिसे हम कार्बन रोड कहते हैं, वैसे ग्रेफाइट की होती है। तो ये किसकी रोड है, बीच में ये कार्बन की छड़ होती है, ठीक है, कार्बन की क्या होती है, छड़। और कार्बन की छड़ यहां किस रूप में बिहेवियर करती है, कैथोड के रूप में बिहेव करती है। किस रूप में करती है, कैथोड के रूप में। और इसके ऊपर यहां पर एक जिंक की परत चढ़ी होती, कौन सी धातु की, जिंक। और जिंक यहां पर किस रूप में काम करता है, एनोड। तो देखो दो प्रश्न हमारे बन गए। इस सेल में जो जिंक होता है, Zn होता है, वो किस रूप में काम करता है, एनोड के रूप में। सर ये कैसे पता चला कि वो एनोड है, जब भी एनोड के रूप में हम जिंक धातु की क्रिया यहां पर कराते हैं, किसकी कराते हैं, जिंक की। सॉलिड होता है, पाउडर फॉर्म में, भाई सॉलिड होगा, ऊपर आवरण है। तो जिंक क्या करता है, अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, और यहां से क्या निकालता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर जैसे इसने अपने अंदर से बाहर निकाले, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना ये इस बात को दर्शाता है कि ये एनोड है ना। और अगर कैथोड होता तो नेगेटिव चार्ज वाला। अब देखो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, अब यहां पर इसके अंदर एक केमिकल भरा होता है। क्या भरा होता है, केमिकल, जो कार्बन की छड़ के साथ में होता है। वो केमिकल कौन सा होता है, एक होता है MnO2। कौन सा होता है, MnO2। और एक पाउडर इसमें और भरा होता है जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। और एक होता है ZnCl, है ना, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, और एक अमोनियम क्लोराइड। ये 2 प्रकार के केमिकल इसमें भरे जा सकते हैं। या तो आप इसको भर लीजिए या आप इसको भर लीजिए। हम यहां पर अभी बात कर लेते हैं चलो MnO2 की। अब ये जो MnO2 है, MnO2 ये किससे क्रिया कर रहा है भैया, ऑब्वियसली बात है कि ये कार्बन के पास में, कैथोड के पास में है। ये यहां पर ये जो अमोनिया था, इसका क्लोरीन यहां से सेपरेट हो जाता है, तो ये अमोनिया के साथ में क्रिया करता है। किसके साथ में, अमोनिया के साथ। तो ये यहां पर NH4 के साथ में अमोनिया के साथ क्रिया करता है। अब अमोनिया के ऊपर यहां से ये अपने अंदर से NH4 है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने की पावर रखेगा, क्योंकि भैया इस पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज्यादा है ना। अब यहां से जब ये रिएक्शन करते हैं
तो ये MnO2 जो था ये किस में बदल जाता है, ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेता है यहाँ पर MnO, और यहाँ पर OH ग्रुप को ये एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है अपने साथ में। क्या कर लेता है, OH ग्रुप को ऐड कर। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जैसे ही निकलता है तो ये NH4 से क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है। ये इस तरह से केमिकल रिएक्शंस किसी भी सेल के अंदर, इन याद रखिएगा लेक्लांसे सेल के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये चीज पता चलती है कि कैथोड पर कौन सी चीज है, एनोड पर कौन सी चीज है। तो दोस्त याद रखो, जैसे यहां लिखा इस सेल में जिंक का पात्र एनोड के रूप में काम करता है, तो भाई ये एनोड हो गया आपका। और ग्रेफाइट की एक छड़ कैथोड के रूप में काम करती है, तो ग्रेफाइट यहां किसकी छड़ थी, भाई ये कार्बन की जो छड़ थी, है ना, यही ग्रेफाइट किसका प्रूफ है, कार्बन का प्रूफ है ना। तो वो मुख्य रूप से कार्बन के रूप में यहां कौन है, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट की छड़ यहां पर किसके रूप में काम करती है, कैपेसिटर भी सेल होते हैं क्या, नहीं कैपेसिटर सेल नहीं होते। कुछ ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर कभी कभी जो कैपेसिटर होते हैं वो सेल नहीं होते, मतलब वो किसी भी जो कैपेसिटर होते हैं वो जो विद्युत का प्रवाह है उसे कम ज्यादा करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उनके लिए यूज होते हैं कैपेसिटर, ठीक है। अब जब भी ऐसे सेल होंगे जहां पर कैथोड के रूप में ग्रेफाइट की छड़ और एनोड के रूप में जिंक का उपयोग किया जाता है, आप कभी सेल को देखिएगा, इन सेल के ऊपर यहां एक वर्ड लिखा होता है कि भाई साहब देखो, जैसे ये जो लिखा हुआ है इसको मैं बताता हूं ये कितने वॉट का है, ठीक है। यहां पर लिखा है 1.2V। तो ये जो सेल होते हैं ना इस तरह के, ये रिचार्जेबल है हालांकि, है ना, इस तरह के इस आकार में जितने भी आपको सेल मिलेंगे उनकी जो वोल्टेज पावर हो सकती है वो 1.2 से 1.5V तक होती है। कितनी होती है ना, 1.2 से 1.5 तक की होती है। बड़े सेल ये इस टाइप के जो सेल होते हैं। तो ये जो लेक्लांसे सेल होते हैं या फिर आपके ड्राई सेल जो होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जिंक एनोड के रूप में और ग्रेफाइट या कार्बन की छड़ कैथोड के रूप में काम करती है, इनके अंदर अगर हम गौर से देखेंगे तो प्यारे साथी यहां पर ये 1.2 से 1.5V तक हो सकते हैं। आपके घरों में कोई भी सेल है आप उठाकर देख सकते हैं उसको, ये इस वॉट तक को कंजर्व करने की पावर रखते हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं, है ना। दोष क्या होते हैं, शुष्क सेल का जीवन काल अनिश्चित नहीं होता। अनिश्चित का मतलब भाई सीधी सी बात है कि इन्हें एक बार सिंगल यूज ही आप कर सकते हो, तो लाइफ टाइम तो यूज कर नहीं सकते, ठीक है। अब यहां देखना क्यों, क्योंकि अम्लीय अमोनियम क्लोराइड सेल के उपयोग में न होने पर भी जिंक के पात्र को संचारित, अगर ऐसे सेल आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका कि ये कैसे। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा जैसे रिमोट होता है जो हमें 3-4 महीने से यूज नहीं करा, है ना, उसमें सेल लगे हुए रह जाते हैं। कोई ऐसी घड़ी है जब मान लीजिए बंद हो गई, हमने उसका 3-4 महीने से सेल नहीं बदला, तो कभी कभी वो सेल अंदर से क्या होते हैं, जंग लग जाते हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं, या कुछ सेल अपन खोल करके रख देते हैं, तो बाद में AWTPO के लिए क्या सभी क्लासेस लेनी होगी, जी बिल्कुल लेनी होगी मनीष, बिल्कुल लेनी होगी, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर ऐसे सेल को हम नॉर्मली ऐसी जगह पर खुला छोड़ दें तो भी अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अम्लीय अमोनियम क्लोराइड सेल के उपयोग में न होने पर भी जिंक के पात्र को क्या कर देता है, संचारित कर देता है। और जिंक को संचारित कर देना ये इस बात को इंगित करता है कि भाई ये सेल जो है वो किसी हमारे काम का नहीं है। तो एक चीज आपने ये देख ली, मैंने आपको यहां बता दिया। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि लेक्लांसे सेल या जो आपका ड्राई सेल होता है ये कितने वॉट का होता है, तो 1.2 से 1.5 वॉट का होता है, ये जरूर आप याद रखिएगा। चलिए, एक सेल आपका कंप्लीट हुआ। अगला सेल आता है प्यारे दोस्त इसके बाद में गैल्वेनिक सेल। पहले इसकी इमेज देख लो ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए गैल्वेनिक सेल कैसे दिखते हैं। ये इस तरह का सेल आपको दिख रहा होगा। अभी इसको थोड़ा सा अपन छोड़ते हैं, विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं इसको, है ना। इसको नॉर्मली आप क्या बोलते हैं, वोल्टीय सेल। देखो आप है ना कभी कभी पढ़ते हो ना तो आप ये सोचते हो सर 20-25 सेल होते हैं, लेकिन जब हम इस चीज को पढ़ने का प्रयास करते हैं, सेल जब पढ़ते हैं तो मुश्किल से 2-3 सेल निकल के आते हैं, 4-5 सेल। तो पढ़ते हैं जब 5-6 सेल, एक ही सेल के 2-2 3-3 नाम है। देखो गैल्वेनिक सेल को वोल्टीय सेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वोल्टीय सेल। जैसे 2 तो यही हो गए। अब यहां हमने क्या पढ़ा था भाई, यहां हमने इसको क्या बोल दिया था, इसे बोल देते हैं जिंक सेल, है ना, जिंक का यूज होता है इसलिए। इसी सेल को लेक्लांसे सेल बोल देते हैं, ड्राई सेल बोल देते हैं, शुष्क सेल बोल देते हैं, है ना। तो ये इस तरह से एक ही सेल के 2-2 3-3 नाम होने के कारण ये हमें भ्रम हो जाता है ना, कि सेल जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमें इतने पढ़ने ही नहीं। हमारे लिए मुश्किल से जो सेल पढ़ने हैं वो 5-7 सेल पढ़ने हैं। ऐसे गैल्वेनिक सेल, है ना, याद रखना, जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन एवं मेथेनॉल, ये चीज ध्यान रखना। अगर कभी भी आपको हाइड्रोजन मिल जाए, मीथेन मिल जाए, मिथेनॉल मिल जाए, है ना, गैल्वेनिक सेल के अंदर किसका कंपोजिशन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का, है ना, मेथेन का या मेथेनॉल का यूज होता है। ये क्या करते हैं, इनका उपयोग किया जाता है एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में,
है ना, और ये दहन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और इससे ये क्या करते हैं, सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल जाते हैं। आज की कंडीशन में सबसे ज्यादा अगर किसी गैल्वेनाइज या वोल्टीय सेल का यूज किया जाता है तो वो H2O2 सेल कहलाता है। अब देखो एक नाम और बन गया इसका, क्यों H2O2, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 ईंधन सेल बोलते हैं, फ्यूल सेल, तो एक तो H2O2 बोल देते हैं, या इसी सेल को हम बोल देते हैं H2O2 फ्यूल सेल। अब देखो तीन नाम तो यहीं पर आ गए आपके, तीन नाम तो यहीं पर आ गए, गैल्वेनिक सेल आ गया, ये सेल हो गए। अब देखो तीन नाम निकल के आ गए। अब बच्चा कंफ्यूज इसीलिए होता है क्योंकि पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, ये सेल ये सेल ये सेल, हमको ऐसा लगता है बहुत सारे नाम हो गए। तो इन्हीं को हम सबसे ज्यादा आज वर्तमान में जो यूज किया जाता है वो यही सेल होता है। ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, इन्हें ईंधन सेल या फ्यूल सेल। देखो एक नाम और हुआ इसका, इन्हें क्या कहा जाता है, ईंधन सेल, है ना, या फ्यूल सेल कहते हैं। तो भैया फ्यूल सेल किसे कहा जाता है ना, तो दोस्त याद रखना। अब देखो इस सेल के कितने नाम पढ़े हमने, पहला पढ़ा हमने गैल्वेनीकरण सेल, इसी का नाम पढ़ा हमने वोल्टीय सेल, इसी को हमने फ्यूल सेल, इसी को हमने एक नाम और इसमें जो केमिकल यूज होता है उसके आधार पर H2O2 फ्यूल सेल या H2O2 सेल। तो भाई हमने एक ही चीज में देखो, अब यहां पर 1 2 3 है ना, 4 और 5 नाम पढ़ लिए, 5 नहीं तो 4 तो है, तो एक सेल के यहां पर कितने नाम हो गए, 4। इन सेल में, गैल्वेनीकरण सेल में एक चीज ध्यान रखना, गैल्वेनाइजेशन वाले जो सेल होते हैं, ये गैल्वेनिक सेल, इनमें मेन दो चीज होती है, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। ये दो मेन चीज होती है दोस्त, याद रखना। किसी भी गैल्वेनीकृत सेल के अंदर कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें होती है। इस सेल का भी एक नाम और आएगा, है ना, अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी मैंने कुछ नहीं कहा, इसमें जो फ्यूल देखो, मेथेन में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल, मेथेनॉल में भी क्या होता है, CH3OH। तो मेथेन मेथेन मेथेन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीन प्रकार की चीजें, लेकिन मेन सबसे दो चीज होती है, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन। ये सबसे मेन चीज होती है सेल के अंदर। अब प्यारे दोस्त यहां समझने का काम करिएगा, इसका सबसे सामान्य प्रकार देखो H2O2, सबसे ज्यादा जो सेल यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, H2O2। मैंने अभी इसी के बारे में आपको बताया। अब देखो यहां पे क्या किया, इस सेल को हमने लिया, अब इस सेल में एक एनोड था, एक क्या था, एनोड। इस एनोड में जैसे मान लीजिए हमने यहां जिंक का यूज कर लिया, एक हमारा क्या है, कैथोड है, तो कैथोड में हमने यहां किसका यूज कर लिया, कॉपर का। तो एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। अब देखो हुआ क्या, इसमें हमने एक विलियन डाला था ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का। किसका विलियन डाला, ZnSO4 का। यहां पर हमने किसका विलियन डाला, CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का। ये इमेज बता रहा हूं, ऐसे है ना, केमिकल अलग अलग भी हो सकते हैं, केमिकल अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, क्लास रुक रही है, यहां तो क्लियर चल रही है मेरे इसमें, तो एकदम क्लियर है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है इंटरनेट के कारण कुछ हो गया हो, तो ऐसा नहीं है कि बंद हो गई क्लास, क्लास चल रही है। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर एक एक ये नली दिख रही होगी आपको, ये नली इसमें से आकर के इसमें कनेक्ट हो गई, ये ऐसे। ये नली सबसे मेन होती है इस प्रकार के अंदर, इसे कहते हैं सोल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं, सोल्ट ब्रिज, नमक सेतु। सबसे मेन चीज ये होती है सोल्ट ब्रिज। क्या होती है, सोल्ट ब्रिज। सर इसका क्या काम होता है, कैसे काम करता है, देखो जब भी हम किसी सोल्ट ब्रिज की बात करते हैं, जैसे मैं H2O2 ईंधन सेल की बात करता हूं, तो H2O2 ईंधन सेल की अगर हम बात करें, ये देखो ये यहां पर ये दे रखा है, यहाँ इमेज सबसे बढ़िया इसकी ये समझना, वो सोल्ट ब्रिज के लिए लिया था इमेज, है ना, ओरिजिनल में ये इमेज है इस सेल की। ये एक साइड एनोड हो गया, एक साइड कैथोड हो गया। इस देखो ये एनोड पे कौन आया, इस साइड में एनोड है। मैं वही सोच रहा था कि इसका इमेज मैंने लिया तो था, H2O2। एनोड पे कौन आता है, हाइड्रोजन, और कैथोड पर कौन आता है, इस साइड में कैथोड होता है, कैथोड पर कौन आता है, ऑक्सीजन। तो एनोड पे जो आया वो कौन आया, दो से याद रखिए, क्योंकि देखो एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, एनोड के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के पास में कौन आएगा, पॉजिटिव वाला। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव की ओर कौन आएगा, कि सर नेगेटिव वाला। बस सिंपल सी बात है। अब दोस्त यहां देखिएगा होता क्या है कि बीच में हमने क्या भर रखा है इसमें, ये यहां पर दो ग्रेफाइट की छड़ हो गई, एक ग्रेफाइट की छड़ ये वाली हो गई, एक ग्रेफाइट की छड़ ये वाली। इन दोनों को जिससे हम कनेक्ट करेंगे वो सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। निर्माण, इसमें ग्रेफाइट की दो छड़, देखो H2O2 सेल को बनाने के लिए सबसे मेन चीज क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो हमने भैया सबसे पहली चीज यहां पर क्या ले ली, 2 रॉड ऑफ ग्रेफाइट।
दो ग्रेफाइट की छड़ें इसमें लेनी पड़ती है सबसे पहले, है ना, जो इलेक्ट्रोड के रूप में अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म मात्रा में हमें इसमें दो धातुओं को मिलाना पड़ता है एट अ कैटलिस्ट, समझ लो कुछ भी। या तो आप इसमें प्लेटिनम मिलाते हैं या पैलेडियम को मिलाते हैं। तो प्रोसेस को तेज करने के लिए आप प्लेटिनम या फिर किसको मिलाते हैं, पैलेडियम को मिलाते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म मात्रा में प्लेटिनम या पैलेडियम जैसी धातुओं को मिलाना पड़ता है ना। ये उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट वो होते हैं जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, तेज करते हैं। सर ये कैथोड नेगेटिव होता है कब से हो गया कैथोड नेगेटिव? बेटा जो पढ़ा रहे हैं वो याद रखो ना, कैथोड पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं ना। अरे भाई मैं सेल में एनोड रॉड की बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो, सही है वो, ठीक है। बेटा आशीष आप बाद में देख लेना, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो आपके अलावा ये बोल रहा हो कि क्लास रुक रही है, तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। अगर यहां से नहीं चलती तो एक भी बच्चे की नहीं चलती। ओके, अब मैं बार बार उस चीज को, बेटा चल रही है, फिर आप बोलोगे नहीं चल रही है, एक घंटा यूं ही निकल जाएगा अपना। तो 30 मिनट की क्लास हो गई, आप 30 मिनट रिकॉर्डेड देख लेना, बुरा मत मानना मेरी इस बात का। लेकिन अगर वास्तविकता में नहीं चल रही है तो परेशान होने से अच्छा है, ठीक है। आ जाइए। अरे बेटा सेल के अंदर अपोजिट चार्जेस होते हैं, आप इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। चलो आपको ये समझ नहीं आ रहा, अभी के लिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज हो रहे हो, अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो, इस साइड में कैथोड है, इस साइड में एनोड। अभी मैं एनोड कैथोड पे रिएक्शन कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। इसकी रिएक्शन करा के दिखाऊंगा कि इस सेल में एनोड की तरफ क्या होता है, कैथोड की तरफ क्या होता है, मत कंफ्यूज होइए, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। सेल में हमेशा अपोजिट, उल्टा काम होता है। देखो क्या होता है, आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमें पैसे की जरूरत है, तो हम कहाँ जाते हैं, क्या सर बैंक वालों के पास या किसी से पैसा लेने जाते हैं। जब हमें पैसे की जरूरत नहीं होती तो कभी कभी हमारे पास फोन आते हैं, भैया लोन चाहिए क्या। तो एक कंडीशन क्या हो गई, बैंक वाला हमें ढूंढ रहा है लोन देने के लिए। एक कंडीशन ये थी कि हम बैंक के पास जा रहे थे। ये दोनों ही कंडीशन डिपेंड करती है कब किसे किसकी आवश्यकता है। अच्छा सर, सेल में भी यही होता है, सेल में भी यही होता है। एनोड की ओर कोई कब आएगा और एनोड से कैथोड की ओर कोई कब जाएगा, ये डिपेंड करता है उसके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन की ओर। अरे बेटा मुझे पता है कैथोड के ऊपर पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, यहां लिखा हुआ भी है, ठीक है, और मैंने जो पढ़ाया है उसको भी जाके देख लेना एक बार। चलो अब यहां आ जाओ। बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बच्चा कह रहा है सर कैथोड नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव नहीं होता, आप शायद गलत पढ़े हैं, है ना, सुनना, नहीं होता भाई। कैथोड ऋण सिरे से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, ऋण सिरे से जुड़ता है, नेगेटिव वाले से जुड़ता है, नेगेटिव नहीं होता। आप पढ़ो इसको, कैथोड ऋण सिरे से जुड़ता है, वो नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव से जुड़ने वाला पॉजिटिव होगा। अरे दादा मेरे, मैंने, आप फिर समझ नहीं रहे हो, मैं आपको, सेल में उल्टी चीज होती है, सेल में उल्टी चीज होती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। सर आपने पढ़ाया था, हाँ भाई मैंने पढ़ाया था, मैं बता देता हूँ तुमको, ठीक है। अब तुम क्या है कि वही चीज पे आ गए हो कि नहीं सर आपने पढ़ाया था, तब मैं वहीं लेके चलता हूँ आपको, छोड़ो उसको, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, अब आपके यूं समझ में नहीं आएगा, अब आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर किसी चीज़ पे बड़ी बहस होने लग जाए ना तो फिर
मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको जो मैंने पढ़ा रखा है ना। मैंने मैंने क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रोड पढ़ाया, पढ़ो उसको जाके। इलेक्ट्रोड, धात्विक छड़ को कहते हैं इलेक्ट्रोड, और कैथोड ऋणात्मक होता है। सुनना मेरा, धात्विक छड़, पहले पढ़ो बेटा उसको। ऊपर हेडिंग क्या लिखाई है, पढ़ो उसको। ठीक है, क्या लिखा है ऊपर, पढ़ने में आ रहा है, इलेक्ट्रोड, धात्विक छड़ को कहते हैं, और कैथोड ये ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों होगा, किसके लिए बात कर रहा है, ऊपर धात्विक छड़ के लिए। कैथोड ऋण सिरे से जुड़ता है, ऋण सिरे से जुड़ रहा है। मैंने आपको कैथोड पर नहीं पढ़ाया, मैंने वहां पर धात्विक छड़ के लिए पढ़ाया। मैंने धात्विक छड़ और धात्विक छड़ से कैथोड, अब ये कैथोड ऋण सिरे से जुड़ता है, ये बताया बेटा वहां पर, है ना। और ये चीज मैंने किसके लिए पढ़ाई है, इलेक्ट्रोड। पहले ऊपर पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है और किसके अंदर वो पॉइंट लिखा हुआ है, पढ़ो उसको। हाँ, फेराडे के नियम में मैंने लिखा है, हाथ से लिखा हुआ है, ये देखो ऊपर। उसके पहले पढ़ो तो सही बेटा, उसके पहले पढ़ो। मैं सेल पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ एनोड की बात नहीं कर, मुझे पता है कि एनोड, अगर वास्तविकता में एनोड की बात करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और कैथोड की बात करोगे तो भैया वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हम तो भाई सेल पढ़ रहे हैं ना, सेल में क्या होते हैं, छड़ें होती हैं, उन छड़ों के सापेक्ष पढ़ना पड़ता है हमको इन्हें। तो कैथोड ऋण सिरे से जुड़ता है, देखो ऊपर क्या लिखा है, धात्विक छड़ को कहते हैं इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड में कैथोड जो होता है वो ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक की ओर अग्रसर होगा वो। अगर ये ऋणात्मक कैथोड ऋण सिरे से जुड़ रहा है तो इसके ऊपर हम क्या कहेंगे भाई, इसे पॉजिटिव मानेंगे। पढ़ो पहले ऊपर क्या लिखा है, इलेक्ट्रोड धात्विक छड़ को कहते हैं, है ना। कैथोड ऋणात्मक होगा, क्यों होगा, ऋणात्मक की ओर होगा, ये ऋणात्मक से जुड़ेगा। हो सकता है कि बोलने में ये आ गया हो कि ये ऋणात्मक चार्ज नहीं रखेगा। सेल के अंदर कैथोड हमेशा ऋण सिरे की ओर जुड़ेगा, एनोड हमेशा आपका पॉजिटिव सिरे की ओर जुड़ेगा। वही चीज मैं अभी भी आपको समझा रहा था कि भाई यहां पर सेल के अंदर हम इसको उल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, उल्टा। क्यों, क्योंकि हम कैथोड एनोड नहीं पढ़ रहे, हम कैथोड और एनोड को इलेक्ट्रोड के थ्रू पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव है तो वहां पर कैथोड जुड़ेगा, इसीलिए कैथोड के आगे वहां मैंने नेगेटिव लिखा है, क्योंकि चैप्टर क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट चल रहा है। अब आया समझ में, क्या नहीं आया, अब क्लियर हुआ कि नहीं, जिन जिन को डाउट था बताओ। ऊपर एक, मैं वही सोच रहा हूं यार, इतनी बड़ी गलती थोड़ी करूंगा मैं लिखते हुए, अगर कोई चीज मैंने लिख दी है तो ऊपर एक स्पेशल लाइन लिखवाई थी, उसके अंदर वो सब पॉइंट बताए थे मैंने। अगर मैं कैथोड और एनोड पढ़ा रहा होता तो मैं स्पेशली लिख देता कि कैथोड ऋणात्मक क्यों होगा, ऋणात्मक की ओर होगा। मैंने शायद वहां सिर्फ ऋणात्मक होगा लिख दिया, और ऋणात्मक की ओर होगा। कैथोड हमेशा उस नेगेटिव पॉइंट की ओर ही अट्रैक्ट हो, जैसे यहां पर क्या नेगेटिव पॉइंट था, यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्शन ले लिया इसने, यहां पर इसने इसकी ओर ले लिया। अगर आपको ये डाउट है तो वहां पर पुराने नोट्स में जाकर लिख लेना, एक लाइन लिख लो नीचे कि जो कैथोड है वह ऋणात्मक सिरे की ओर जाता है। ऋणात्मक होता है, लिखा है ना, ऋणात्मक सिरे की ओर जाता है ना, क्योंकि यह धनात्मक होता है। लिख लो, कंफ्यूजन है तो लिख लो, कंफ्यूजन है तो ये लाइन लिख लो, है ना, उसी के नीचे लिख लो, नहीं तो फिर बोलोगे सर आपने गलत पढ़ाया था। मैंने गलत नहीं पढ़ाया भाई, मैंने ऊपर स्पेशली, मैं वही सोच रहा हूं यार, इतनी बड़ी गलती सेल चैप्टर में, एक इतू सी गलती तो नहीं करूंगा यार मैं। ठीक है, मैंने आपको यही कहा, सेल में उल्टी चीज होती है, वो प्लेट के लिए बात कर रहे हैं हम। अब क्लियर हो गया, एक बार सभी बच्चे लिख के बता देंगे कि हाँ सर क्लियर है। आगे चलो, 12th में इन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अब क्लियर है। मैं नहीं बढ़ूंगा तब तक आगे, जब तक आप नहीं कहोगे क्लियर है। जी भैया, लिख लो ये लाइन, लिख लो कि ऋणात्मक सिरे की ओर जो जाएगा वो कैथोड होगा, धनात्मक सिरे की जो आएगा वो एनोड होगा। लिख लो इस लाइन को। चलो, इलेक्ट्रोड के मध्य देखो, अभी इसी चीज की तो रामायण कर ही रहा था मैं। किसकी कर रहा था, इसी की। आप जो कह रहे थे ना गलत पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा, ये देखो आ गया वर्ड इलेक्ट्रोड, आ गया ना, इसी की तो बात कर रहे थे दादू। 2 मिनट रुक जाते तो यहां भी क्लियर हो जाता। इलेक्ट्रोड के मध्य सांद्र जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH को भरते हैं, है ना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरा रहता है, जो विद्युत अपघट्य के रूप में, इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में काम करता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जब काम करता है विद्युत अपघट्य के रूप में, तो देखो हम कौन सा सेल पढ़ रहे थे, पूरी कहानी टूट गई, फिर से आते हैं हम भैया। एक पढ़ रहे थे H2O2 ईंधन सेल,
H2O2 ईंधन सेल की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट की दो छड़ें होती हैं, है ना, और इसमें प्लेटिनम या पैलेडियम होता है। इन दो छड़ों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट का लिक्विड काई का होता है दोस्त? ये इलेक्ट्रोलाइट का लिक्विड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का होता है ना, लेकिन ये सांद्र होता है, मतलब क्वांटिटी अच्छी खासी होती है इसकी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, NaOH का होता है। इन इलेक्ट्रोड के कारण ही कैथोड जो होगा वो नेगेटिव छड़ पर, और एनोड जो होगा वो पॉजिटिव छड़ की ओर क्या हो जाता है, आकर्षित होने का काम करता है। सिंपल सी बात है, या हम ये कह सकते हैं इनका अपचयन हो जाता है। जब बैटरी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर धन आयन तथा एनोड पर ऋण आयन जमा होने लगते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कैथोड पर धन आयन और एनोड पर ऋण आयन जमा होने लगते हैं। इस प्रकार से जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और भैया जो कैथोड होता है उस पर क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन होता है। खैर इतना डीप अपने को और नहीं जाना। पारा या मरकरी सेल, बटन सेल होता है, आपने देखा होगा सेल के अंदर वो जो होते हैं ना, अपने सेल के अंदर क्या, अरे क्या बोलते हैं उसको, घड़ी के अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो इस प्रकार के सेल होते हैं, आपने देखे होंगे। तो घड़ी के अंदर जो पाए जाने वाले सेल हैं वो इसी, देखो मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं इस सेल की, है ना, नहीं तो आप बोलोगे सर रिएक्शन तो बता ही नहीं। ठीक है, रिएक्शन देख लो ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा, ठीक है, एनोड और कैथोड दोनों की रिएक्शन देख लो, है ना। H2O2 सेल की बात करी हमने इसके अंदर एक केमिकल कौन सा लिया, NaOH लिया। भाई सीधी सी बात है, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा। तो एनोड पर सबसे पहले जो ऑक्सीजन गैस होती है, O2 गैस होती है, वो क्या करती है, पानी के साथ में क्रिया करेगी और लिक्विड अवस्था में है। तो ये गैस है भैया, ठीक है, ये गैस है, और ये H2O के साथ में यहां क्या करती है, क्रिया करने का काम करेगी, रिएक्शन करेगी। H2O कौन सी अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड कंडीशन में। लेकिन अगर हम यहां से देखें तो यहां हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दो और बढ़ा देते हैं, 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, है ना। क्यों, और क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में जब क्रिया करेगा इससे रिलीज होंगे। अब एनोड पर ये सारी रिएक्शन होती है तो एक प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा भाई, यहां पर देखो 4OH नेगेटिव बनेगा। कैथोड कौन सी छड़ पे था, नेगेटिव पे था कि पॉजिटिव पे था, भाई सिंपल सी बात है, इतनी चीज आप ध्यान रख लेना। और ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये एक्वाटिक होगा, जलीय विलयन होगा, क्योंकि अब सेल के अंदर गैस नहीं हो सकती। अब हम यहां पर हाइड्रोजन, कैथोड पर कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, 2H2 हाइड्रोजन गैस, प्लस इसकी क्रिया हम किससे करा देते हैं, जो भी बना था क्या, 4OH, क्योंकि आपस में क्रिया तो इनको करवानी ही पड़ेगी, नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं है। क्या बन जाएगा भाई, सीधी सी बात है, 4 ये आ गया, OH और H2, है ना, H 2 और 2 5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई हमारा 2H2O। क्या बन जाएगा, 2H2O, है ना। 4 ये हो गया और 2 4 ये हो गया, 8 हो गया, तो लगभग 8 हो गया, मतलब ये 4H2O, है ना, ये H2O बन जाएगा इस तरह से। और ये कौन सी अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में, इसीलिए हम इसको कहते हैं H2O2। H2O2 क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया हमने यहां पर क्या लिया, ऑक्सीजन, यहां पे क्या लिया, हाइड्रोजन, तो H2O2 सेल बोलते हैं, क्योंकि एक जगह एनोड पर हमने ये लिया। इस सेल की पावर अच्छी होती है, 60 से 70% होता है, ये प्रदूषण नहीं फैलाता। इस सेल की सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है ना, प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। सबसे अच्छी विशेषता है इस सेल की के पॉल्यूशन नहीं फैलाता, ऊर्जा का सतत स्रोत होता है। अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए तो मान लिया कि 60 से 70% एनर्जी देगा, है ना। सर एक दिन पे कितने मिक देने चाहिए, मॉक देने चाहिए, कम से कम एक, है ना, तैयारी अच्छी हो तो 2 बस। चलिए, मॉक कितने भी नहीं देने चाहिए, मॉक को वापस से जहां गलतियां हो रही हैं, मॉक को है ना, जो टॉपिक हर एक प्रश्न पर आप कम से कम वापस से 3 से 4 मिनट लगाओ। जो आप, है ना, जब रिजल्ट आ जाता है, जब मॉक वापस से आप डाउनलोड करके उस मॉक में देखो कि आपने क्या क्या गलतियां करी थी, हर प्रश्न के मैं इसे और कैसे सरल कर सकता था, मैं इसे जल्दी कैसे याद कर सकता था, इस तरह से, ठीक है। मरकरी सेल, ये ड्राई सेल होता है, प्राइमरी सेल होता है, ठीक है भैया, है ना। तो ये प्राइमरी या ड्राई सेल कहलाता है, शुष्क सेल कहलाता है। बहुत सी बार आप इसे बटन सेल कहते हैं, है ना, क्योंकि बटन जैसा दिखता है, तो बटन सेल भी कह देते हैं आप इसे, घबराइए नहीं। इस सेल के अंदर मुख्य रूप से एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम अमलगम कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग श्रवण यंत्र, घड़ियों, कैलकुलेटर, डिजिटल थर्मामीटर आदि सब में किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, मरकरी सेल की। मरकरी सेल का जो विभव होता है, कभी पूछे तो इसका विभव 1.35 होता है, 1.35 याद रखिएगा, है ना। ये छोटे में हम निकाल सकते हैं, बड़े सेल के अंदर हम नहीं निकाल सकते इनको कि इनका विभव कितना होगा, जैसे बैटरी वगैरह, उनका इजीली नहीं निकाल सकते। अब देखो दोस्त, यहां पर इनका यूज किया जाता है। अब यहां पर ये जो सेल होता है, जैसे सुनने में, घड़ियों में, क्या वो आता था ना पहले, एक छोटा सा, है
हाँ, बटन सेल, मरकरी सेल, पारा सेल सब एक ही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वो एक छोटा सा टेलीफोन आता था 20 रुपए, बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो, सुना है वो गाना, टिनिंग 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 टिनिंग, वो एक छोटा सा आता था इत्तू सा, है ना, खरीदा होगा आप सभी ने भी। तो वो जो होता था ना, वो भैया सबकी जिंदगी का पहला मोबाइल फोन वही होता है ना। हमारी लाइफ में तो पहला फोन अगर बात करें तो वही आया था, ठीक है। तो भाई वो जो था उसके अंदर भी कैसे डलते थे, यही सेल डलते हैं, है ना, पारा, मरकरी या बटन सेल जिन्हें कहा जाता है, प्राइमरी सेल होता है। इस प्राइमरी सेल की बात करें तो पारा सेल में एनोड का कार्य, भाई एनोड पर हम किसको रखते हैं, जिंक, है ना, याद रखना मयूरी हो गया है, मर्क्यूरी। जिंक, मर्क्यूरी या अमलगम तथा कैथोड का कार्य कौन करता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO। कौन करता है सर, ये अमलगम क्या होता है, जब भी मैंने आपको पढ़ा रखा है मरकरी के अंदर, है ना, कि जब भी कोई धातु, है ना, मरकरी के साथ क्रिया करती है तो बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अमलगम कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा, विद्युत अपघट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है, किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब या ZNO, उसी को जिंक ऑक्साइड कहते हैं, इसका यूज करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं एनोड के तौर पे क्या होगा, कैथोड के तौर पे क्या होगा। ये जो जिंक है ये धातु होती है, मरकरी के साथ क्रिया कर लेगी और ये एनोड पे आ जाएगी। इन्होंने ही बोला कि एनोड के ऊपर क्या होता है, देखो यहां पर एनोड के ऊपर क्या होगा, अमलगम। अमलगम का मतलब ये होता है जब भी कोई, जैसे मान लीजिए जिंक लिया इन्होंने, जिंक ऑक्साइड, इसकी क्रिया हम मरकरी के साथ करा दें, तो मरकरी के साथ जब जिंक की क्रिया होती है तो ये अमलगम बनाता है। अब यहां पर क्या हुआ कि भाई सीधी सी बात है, इसके साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, तो ये सेपरेट हो जाएगा, 2OH, ये नेगेटिव चार्ज। ये क्रिया कहां होती है, एनोड के ऊपर, तो ये क्या बनाता है, ZNO, जिंक ऑक्साइड बनाता है, जैसा कि यहां पर बताया गया। और साथ में यहां पे क्या, भाई ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो यहां आ गया, H2O बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, H2O, एक ऑक्सीजन यहां आ गया, एक यहां। अब बचा क्या, बचा क्या भैया, सीधी सी बात है, मरकरी था तो मरकरी यहां से हट जाता है और यहां से एक चीज क्या हो जाती है, हमारी जो सेपरेट बचती है वो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब यहां की जो मरकरी बची थी, ये मरकरी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, कहां पर करती है, कैथोड के ऊपर। किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो कैथोड के ऊपर वो जो मरकरी थी वो ऑक्सीजन से क्रिया करके मर्क्यूरस ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, मर्क्यूरस ऑक्साइड। ये देखो ये कहां पर जाती है, कैथोड के ऊपर। और कैथोड के ऊपर ये जो पानी था, इस पानी के साथ में क्रिया करेगी H2O, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए थे इसको भी पकड़ लेती है। अब ये यहां पर क्या, मर्क्यूरी को अलग कर देगी, सेपरेट कर देगी Hg को, तो मर्क्यूरी यहां पर सेपरेट हो जाता है, Hg यहां पर सेपरेट हो जाता है। और साथ में देखो यहां पर एक ऑक्सीजन यहां का भी पकड़ लेती है, तो ये OH बना लेती है, 2OH बना लेती है, 2OH बना लेती है। ये रिएक्शन होती है और OH ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन होता तो पॉजिटिव, है ना। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये रिएक्शन में, है ना, समझ में नहीं आती हो, लेकिन ये लिखना इसलिए जरूरी हो जाती है ना। दोस्त याद रखिएगा कि देखो इसको मैं पूरे सेल में कैसे ये रिएक्ट करता है उसको समझाता हूं। जैसे ये यहां पर इन्होंने स्पष्ट हमसे बोला कि भैया हम किसका, जिंक ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। अब देखो ZN को लिया सबसे पहले, और किसको ले लिया, इन्होंने क्या बोला, जिंक या मर्क्यूरी अमलगम तथा ये एनोड पे होगा, जिंक ले लिया। कैथोड के ऊपर क्या था, HgO। पूरी रिएक्शन को एक साथ समझना, इस पूरी रिएक्शन कैथोड एनोड की मैं एक साथ समझा देता हूं, कभी ये कम समझ में आए। इन्होंने जिंक क्रिया मर्क्यूरस ऑक्साइड के साथ कराई, तो ये प्रोडक्ट क्या करता है भैया, ZNO बना लेता है और मर्क्यूरी को कहता है चल हट बदमाश, मर्क्यूरी को अलग हटा देता है, तो ये सॉलिड बन जाता है, ये लिक्विड में आ जाती है। तो ये रिएक्शन बनती है, मेन प्रोसेस जो होती है ना, वो मेन रिएक्शन वो ये वाली होती है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें कैथोड पर इसे अलग पढ़ना पड़ता है एनोड पे। देखो कैथोड के ऊपर मर्क्यूरस ऑक्साइड को तोड़ करके मर्क्यूरी को अलग करते हैं और ये OH ग्रुप आता है। यही OH ग्रुप जिंक के साथ क्रिया करके ZNO, H2O और 2E बनाता है। इसी प्रोसेस में ये जो यहां पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज का एब्जॉर्प्शन होता है, इसी के थ्रू ये काम होता है। यहां से प्रश्न कैसे आते हैं, बटल सेल किसे कहते हैं, मरकरी सेल को। मरकरी सेल में एनोड के ऊपर क्या होता है, तो याद रखना जिंक होता है, कैथोड के ऊपर क्या होता है, मर्क्यूरस ऑक्साइड होता है। सिंपल सी बात है, यही पेस्ट आएगा। और इसमें एक और पदार्थ भरा होता है, कार्बन का पेस्ट। बहुत बढ़िया, क्या भरा होता है, कार्बन का पेस्ट, जिसके अंदर नमी होती है, जिसके कारण से ये आसानी से हो जाए। चलो सर नेक्स्ट चैप्टर लिखकर पढ़ाना, नेक्स्ट चैप्टर लिखकर पढ़ाना। हाँ लिख देंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा देंगे। देखो दोस्त, जो चीज़ें टफ होती है लैंग्वेज में वो टफ ही होती हैं, है ना। और
लिखकर इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने अभी बीच में लिखकर पढ़ा है, 9 क्लास हो गई थी उसकी, जिसकी मुश्किल से 3 होनी थी, है ना। तो मैं हर चीज को एक एक दो दो बार, ये टॉपिक टफ पड़ेगा आपको। क्यों पड़ेगा? क्योंकि 11th-12th में पहली बार आता है, वहां भी नहीं पढ़ते हम, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए टीचर केमिस्ट्री में पढ़ाते ही नहीं इस टॉपिक को। उसके बाद ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ते। नॉर्मली किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां ये चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि आता नहीं है। आता है तो बस इतना आता है, प्राइमरी सेल कौन सा है, सेकेंडरी सेल कौन सा है, ये हर कोई बच्चा जानता है। जिसको बार बार यूज कर ले वो सेकेंडरी, जिसको सिंगल यूज होता है वो प्राइमरी। धूम मचाले, हाँ वही वाला धूम मचाले वाला सेल। ये एनोड कैथोड पे मैंने रिएक्शन उधर ही बता दी है, ठीक है। इस सेल का विभव 1.35 होता है। ये स्लाइड का कोई सेंस नहीं, हम इसको पढ़ चुके हैं पूरी को। चलो अगला आता है डेनियल सेल। डेनियल सेल एक प्रारूपिक गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें दो प्रकार के विलयन, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। ये जो अभी मैंने आपको यहाँ पे इमेज दिखाई थी ना, वो यही वाला होता है। ये जो इमेज आपने यहाँ पर देखी थी, ये नहीं, ये वाला, ये जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ये डेनियल सेल का उदाहरण था, है ना। लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए, सोल्ट ब्रिज समझाने के लिए इसको लेना पड़ा, क्योंकि सोल्ट ब्रिज का सबसे ज्यादा उपयोग डेनियल सेल में होता है, ठीक है। अभी तो इसकी एक क्लास और होनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग आपका एक लिथियम आयरन बैटरी बचा है, निकल कैडमियम सेल बचा है, जल अपघटन बचा है, 3 सीसा संचायक, लवण सेतु। हाँ चलो ये कल हो जाएगा, कल इसके एमसीक्यू और कल इस टॉपिक को अपन पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसके कल एमसीक्यू भी लगा रहे होंगे और इसके आगे हम कल करेंगे। मैं एक बार आपको अच्छे से रिवीजन करवा देता हूँ सारी चीजों का। भाई हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सेल पढ़ा। प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के सेल होते हैं, जो बार बार यूज कर सकते हैं वो सेकेंडरी, जो सिंगल यूज होते हैं वो, है ना, लेक्लांसे सेल, है ना, शुष्क सेल, ड्राई सेल, है ना, ये हम प्राइमरी सेल को कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये पढ़ा था, जिंक सेल भी इसको बोलते हैं। 1.2 से 1.5 इसका क्या होता है? वोल्ट होता है। यहाँ जो होता है, कैथोड के रूप में ग्रेफाइट की छड़ होती है, एनोड के रूप में जिंक होता है, और लिक्विड मटेरियल MnO2 या फिर अमोनियम क्लोराइड इसमें भरा होता है ना। इनका जीवन काल अनिश्चित नहीं होता भाई, सिंगल यूज होता है ना। गैल्वेनिक सेल को वोल्टेज सेल कहते हैं, या H2O2 सेल, या H2O2 या ईंधन सेल के तौर पर हम इनको जानते थे। ईंधन सेल में हमने यहाँ पर H2O2 सेल को पढ़ा। ये इमेज इसका नहीं है, डेनियल सेल का है। मैंने को सिर्फ सॉल्ट ब्रिज समझाना था, इसलिए मैं लेके आया था आपको यहाँ, है ना। इसमें दो ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में काम करती हैं। प्लेटिनम या पैलेडियम इसमें हल्की मात्रा में होता है, और मुख्य रूप से ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जब बात करते हैं हम इनके इलेक्ट्रोड के मध्य में क्या होता है, तो भैया याद रखिएगा, विलियन भरा होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में काम करता है, NaOH के रूप में, और वही विलियन यहाँ पर एनोड कैथोड पर काम करता है, और ये प्रदूषण नहीं करते। फिर हमने मरकरी सेल, बटन सेल, इसका विभव 1.35 होता है। ये मुख्य रूप से घड़ियों में, खिलौनों में, सुनने वाले यंत्रों में, कैलकुलेटर में यूज किए जाते हैं। एनोड का कार्य मुख्य रूप से जिंक यहाँ करता है, और कैथोड के ऊपर मर्क्यूरस ऑक्साइड भरा होता है, और इसमें कार्बन का चूर्ण भरा होता है। जिंक की, है ना, कैथोड पे जब मर्क्यूरस ऑक्साइड टूटता है तो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन का हाइड्रोक्साइड अलग करता है, ये जिंक के साथ में क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। इस तरह से ये सेल काम करता है। डेनियल सेल से हमें पढ़ना है, और यहाँ हम एक क्लास इसकी और करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है अब कोई डाउट तो नहीं बचा, कैथोड एनोड में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक काम करना, मैं अभी इसको इसी के साथ में पूरा दे रहा हूं, तो आप इसको, है ना, नोट्स में बना लेना, लिख लेना, ठीक है। मैं इसी के साथ में बस ये जहां जहां पर, है ना, हर सेल के बाद में 2 लाइनें छोड़ देना। हो सकता है कि कभी मैं कोई एक्स्ट्रा 2-3 लाइन छोड़ देना, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा दूं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर हर जगह कैथोड एनोड की रिएक्शन करवा करवा के आपको बताई। हो सकता है उन सेल में अगर आवश्यकता लगेगी तो बता दूंगा, नहीं लगेगी तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं ये साथ में ही दे रहा हूं ताकि आप एक बार इनको अच्छे से लिख लें, तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है भैया जी, ठीक है। पहले डर था, लेकिन अब सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हमें कोई डर नहीं है, ठीक है। प्रश्नों का डर था, लेकिन वो भी आपने करवा दिए हैं, चलो बहुत अच्छी बात है।